क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं करंट अफेयर 31 जनवरी का है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है और जो भी हमारे महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला करंट अफेयर का सेशन। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी आपकी हो जाती है। आज जो मेन टॉपिक्स हैं उसको एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जयशंकर ने जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स बताए हैं आपका कैसे इंडिया चाइना को निपटना चाहिए आपस में। ठीक है, एक ग्लोबल चैलेंज टू डिलीवर वैक्सीन। अब ऐसा ही हर्षवर्धन जी ने बोला है कि 2020 में था कि वैक्सीन बनाओ, 2021 में ये है कि कैसे हम वैक्सीन को सब तक पहुंचाएं। ठीक, शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूर्ण करने वाला राजस्थान 5वां राज्य बन चुका है। ठीक, भारत न्याय न्याय रिपोर्ट 2020 क्या है, साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और कोविड-19 प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस रैंकिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है कि यूपीएससी का जो है 2021 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है आपका आज से यानी कि 31 जनवरी से नया बिल्कुल चालू हो रहा है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट पेड ग्रुप है इसलिए क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज जिसमें कि सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको। और आपको जो है स्टडी मटेरियल, मतलब सिर्फ यहाँ से ही स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सारा सारा रिलेवेंट आपको स्टडी मटेरियल यहीं से मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप लोग कितने भी डाउट्स पूछो, उसमें कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज रहती है। जितने भी डाउट्स पूछिए, पर्सनल गाइडेंस दिया था सारा कुछ। ठीक, इसी तरीके से ईपीएफओ का 2020 का भी पेड ग्रुप चल रहा है। उसमें सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल एंड टेस्ट और वीकली टेस्ट भी होते हैं। ठीक, आपका टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल दोनों ही हिंदी इंग्लिश में है और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप सभी के लिए, सब लोग आराम से अपना वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, देखिए आज का जो इम्पोर्टेंट डे है हमारा वो क्या है, 31 जनवरी का वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। ठीक, ये हर 31 जनवरी को नहीं होता है, हर जनवरी के लास्ट संडे को होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर जी, ठीक है, इन्होंने 8 प्रिंसिपल रखे हैं कि किस तरीके से हमें जो है इंडिया चाइना को आपस आपस में जो है अपने संबंधों को बनाए रखना है, आगे बढ़ना है। ठीक, पहले आप लोगों ने सुना होगा नेहरू जी के टाइम पे क्या था, पंचशील। ठीक, पंचशील आप लोगों को जो है अपने नोटबुक में लिखना है कि पंचशील में क्या क्या चीज़ें, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है और आपका पीसफुल को एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, 3 तो मैंने बताई थी, 2 आप लोग भी लिखो। ठीक, तो इसमें यही है कि अभी उन्होंने 8 ब्रॉड प्रिंसिपल रखे हैं कि आपका जो है कैसे कैसे हमें जितने भी समझौते हुए हैं आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से संबंधित, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एक दूसरे को की महत्वाकांक्षाओं को समझना चाहिए कि किस तरीके से हम एशिया की पावर्स बनना चाहते हैं। ठीक, अब इसकी पृष्ठभूमि या फिर बैकग्राउंड ये है कि विगत वर्ष जून में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, आप लोगों ने सुना ही होगा, लद्दाख क्षेत्र में स्थित जो गलवान घाटी में हाथापाई हुई और 1975 के बाद से देखा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, मतलब दोनों लोगों की जो सेना है उसमें से जवानों की मतलब वहाँ पे मौत हुई 1975 के बाद से। तो काफ़ी गंभीर स्थिति बन गई थी काफ़ी दिन तक। उससे पहले डोकलाम इशू भी रहा, 78-70 दिन तक जो है स्टैंड ऑफ रहा वहाँ पे। तो काफ़ी इस तरीके की चीज़ें पहले से रही है इसमें, मतलब वहीं उन्होंने बताया 1975 से के बाद जो है लॉस्ट हुई लाइफ। ठीक, करंट सिचुएशन यही है कि वर्तमान परिदृश्य यही है कि भारत चीन के फिलहाल दोनों देशों द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय दोनों देशों के ऊपर ही नहीं। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर हम इंडिया और चाइना, ऐसा नहीं है, दुनिया में पूरे वैश्विक उसमें देखा जाए परिप्रेक्ष्य में तो बहुत बड़े जाइंट्स हैं। ठीक, ये दोनों इंडिया और चाइना आपस में इनके क्या रिलेशन होते हैं, कैसे ये लोग जो भी डिसीजन लेते हैं एक दूसरे के लिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं दोनों के ऊपर ही उसका डिसीजन का इफेक्ट पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ता है प्रभाव। ठीक, ये चीज़ है, कहने वाली बात है। और दोनों न्यूक्लियर पावर भी हैं तो कुछ भी हो सकता है। एम जयशंकर ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि एलसी जो है एलएसी जो है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के प्रबंधन पर पहले से किए गए समझौतों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए और सच्ची भावना और समझौते के पत्रानुसार होना चाहिए, यानी कि लेटर और स्पिरिट पे हम लोग को जो है काम करना चाहिए। ईपीएफओ में आप देखिए, लेटर एंड स्पिरिट का मतलब, आप लोग को ईपीएफओ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि लेटर एंड स्पिरिट का क्या मतलब है। ठीक, तो इसमें ये वाली बात हो गई। उसके बाद क्या है कि
बॉर्डर इशू को हम कैसे 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 हैंडल कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो भी है सब, जो भी समझौते किए गए हमें बिल्कुल उसको ढंग से फॉलो करना चाहिए। और हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि एक तरफ़ा स्टेटस को जो है, मतलब कि जो भी चल रही है स्थिति उसको एक तरफ़ा बदलने की कोशिश करें। जैसे कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में पूरा विलेज बना दे रहा है, ठीक है, तो दोनों लोग को पूछ के बात करके इस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि इंडिया जो है घुस के वहाँ पे कुछ एक तरफ़ा अपना एक यूनिलेटरल तरीके से कुछ विलेज बसा दे या फिर रोड बना दे, और ना ही चाइना को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक, काफ़ी मतलब थ्योरी टाइप की यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि पूरा मतलब दोनों ही कंट्री इंडिया चाइना चाहते हैं कि मल्टी पोलर वर्ल्ड हो। जैसे कि अभी जो है पहले क्या था कि यूएसए था और यूएसएसआर था कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो जो है बाई पोलर वर्ल्ड था। एक पोल था यूएसए कम्युनिस्ट का यानी कि पूंजीवाद का, सॉरी, यूएसए था कैपिटलिस्ट का यानी कि पूंजीवाद का, और वहीं यूएसएसआर जो था वो किसका, साम्यवादीवाद का था यानी कि कम्युनिस्ट का था। अब उसके बाद क्या हुआ कि यूएसएसआर का जब विघटन विघटन हो गया तो उसके बाद यूएसए ही बचा सिर्फ। तो अब जो है लेकिन इंडिया और चाइना दोनों लोग ही मानते हैं कि मल्टीपोलर होना चाहिए, ये दो लोग या एक लोग नहीं होने चाहिए। तो उस तरीके से इंडिया ये कह रहा है कि भैया जब हम मल्टीपोलर की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि एशिया में हम सिंगल पोल की बात नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ इंडिया या फिर सिर्फ चाइना की बात नहीं करते हैं। इंडिया मतलब एशिया में भी मल्टीपोलर एशिया होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है पूरे वर्ल्ड में भी कई सारी मतलब विश्व वाली जो है लीडर्स होने चाहिए, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। ठीक, ईच स्टेट हैव इट्स इंटरेस्ट, कंसर्न्स एंड प्रायोरिटीज, बट सेंसिटिविटी टू देम कैन नॉट बी वन साइडेड। एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप बिटवीन मेजर स्टेट्स आर रेसिप्रोकल नेचर, मतलब एक दूसरे, अगर तुम हाथ बढ़ाओ तो हम भी हाथ बढ़ाएं। ये नहीं कि हम मतलब आप जो है दोस्ती करना चाहते हो हम दुश्मनी करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये कहते हैं कि जैसे हम लोग दोनों ही जो है बढ़ती हुई शक्तियाँ हैं, तो दोनों की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हमें उसको परस्यू करना है और उसको ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। ठीक, ठीक, हम लोग आपस में इन्हें बिना लड़े भिड़े जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर मतलब पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। पीस और ट्रैंक्विलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, शांति बनी रहनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सारे जितने भी रिलेशनशिप हैं उसको पूरा करने के लिए। Any expectation that the situation at the border can be brushed aside and life can carry on undisturbed is simply not realistic। मतलब ये नहीं कि आप हम बॉर्डर पे कुछ भी करते रहें और दुनिया मतलब कुछ भी हम लोग आपस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, कुछ भी हम लोग बॉर्डर पे करेंगे तो एक दूसरे कंट्री को फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा। यदि संबंधों में प्रगति हो रही है तो उनसे संबंधित नीतियों में पिछले 3 दशकों की सीखों का ध्यान में रखना जरूरी है, मतलब जो एक्सपीरियंस रहा है उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैप है अपना, इसमें देखिए ये इंडिया का ऐसे ये चीज़ जो है साइचिन एरिया, ये इसने जो है काट दिया है यहाँ से चाइना ने। ठीक, कश्मीर पाकिस्तान ने देखो ये इधर वाला एरिया जो है वो हथियार का हमारा, मतलब काफ़ी इंडिया जो है शुरुआती दौर पे काफ़ी आइडलिस्ट रहा, तो इसका जो है खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। चाहे आपका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक, ये मैकमोहन लाइन से बनाई थी, और ये जो है आपका पाकिस्तान और इंडिया के बीच में किसने, रेडक्लिफ जो थे उन्होंने लाइन बनाई थी, बॉर्डर को निर्धारित किया था, डिटरमाइन किया था। ठीक, और उत्तराखंड में जो है आपका बरनहोटी करके जगह है, ये देखो यहाँ पे भी चाइना क्या मानता है कि पूरा पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है, देख रहे हो आप, तो ये वाली बात है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल से अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि वैक्सीन को डिलीवरी करना अब सबसे बड़ा चैलेंज होगा 2021 में। ऐसा कौन बोल रहा है, हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर हैं। 2020 में उन्होंने कहा कोविड की वैक्सीन को बनाने में लगा, अब इसको हर तक पहुँचाने में जो रहेगा। ठीक, WHO क्या है, मतलब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अभी जो है हर्षवर्धन जी जो है वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक, चेयरमैन है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हर्षवर्धन जी जो कार्यकारिणी जो बोर्ड है आपका WHO का, उसके चेयरमैन है, ये मई 2021 तक रहेंगे। ठीक, यहाँ पे इसका ये शासन के बारे में बताया गया है कि कैसे गवर्नेंस होता है WHO का। ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं, 3 साल का टर्म होता है। इंडिया जो है की तरफ से अभी इंडिया मतलब अभी वो है इसका चेयरमैन है, हर्षवर्धन जी बने हुए हैं। और एनुअल बोर्ड की मीटिंग होती है किसमें, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में,
और इसमें रेजोल्यूशन और ये सब पास किए जाते हैं हेल्थ असेंबली में। अब जो सेकंड शॉर्टर मीटिंग कैन टेक प्लेस इन मे एज ए फॉलो टू द हेल्थ असेंबली। हेल्थ असेंबली होगी, उसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी होंगे सब किए जाएंगे, ठीक समझना। और उसमें जो है नीतियाँ बनाई जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा हेल्थ असेंबली में। अब उसको पूरा करने का, जैसे पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अब उसको लेकिन इम्प्लीमेंट लागू कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है, सरकार करती है। वैसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी WHO के अंतर्गत भी उसको लागू करता है। सिंपल सी बात है। वर्ल्ड असेंबली जो होती है डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसके स्टेट जो है एजेंडा जो भी प्रिपेयर किया जाता है उस पर काम करते हैं। और मेन फंक्शन हेल्थ असेंबली का यही है कि पॉलिसी नीतियाँ वीतियाँ बनाना, फाइनेंशियल पॉलिसी सुपरवाइज करना, ठीक, वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना, ये सारी चीज़ें हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में चलता है। मुख्य बिंदु यही है कि अभी इंडिया जो है के पास चेयरमैनशिप है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। कब से कब तक? मई 2020 से लेकर मई 2021 तक की, ठीक है। ये यहाँ पे एक सिंपल से डायग्राम है कि जब चालू हुआ था कोरोना वायरस, अगर देखा है तो 2020 में, तो सबसे पहले एशिया में 198 लगभग सब चाइना में ही थे। फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में भी बनते गए, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि राजस्थान जो है वो 5वां राज्य बन गया भारत में जिसने कि अर्बन लोकल बॉडी यानी कि शहरी स्थानीय निकायों में सुधार किया है, ठीक। और इसकी वजह से क्या है कि इसको वित्तीय पोषित किया जाएगा। एक एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक स्कीम है, ठीक। उसमें स्कीम में इन्होंने कहा है कि अगर भैया जी तुम इस राज्य, अगर तुम कुछ रिफॉर्म ऐसे करो जिसकी मतलब कुछ उन्होंने निर्धारित कर दिया कि इन क्षेत्रों में आप रिफॉर्म कर लो, तो अगर आप वो रिफॉर्म कर लोगे तो आपको जो है क्या होगा कि कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक। तो ऐसा उसमें रिफॉर्म करने वाला जो है उन रिफॉर्म को मानने वाला, उनको करने वाला राजस्थान जो है 5वां राज्य बन चुका है, ठीक। इसमें जो है कंटेक्स्ट यही है कि सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। या सुधार वित्तीय मंत्रालय के, समझिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ठीक, कि कौन से सुधार करने हैं। इसके साथ ही राजस्थान सुधारों के संबंध अतिरिक्त इनको लोन मिल जाएगा, ठीक, प्राप्त करने का पात्र हो गया है, ठीक है। मुख्य बिंदु यही है कि अब 2731 करोड़ जो है ओपन मार्केट बारगेनिंग से इनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा राजस्थान को। राजस्थान इससे पहले किसने किसने कर लिया था? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, और अब राजस्थान का सबसे ज़्यादा अभी तक हो गया है इसमें, मणिपुर सबसे कम हो गया। अभी डायग्राम से नीचे समझाऊंगा इसमें, ठीक। इसके बाद क्या है कि कंप्लीशन, अब जब कल जिन्होंने 5 स्टेट ने जिन्होंने कर लिया तो अब इनको एक्स्ट्रा जो है पाँचों का मिला के देखा है तो 10,212 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अच्छा, रिफॉर्म्स क्या है? अर्बन यूटिलिटी रिफॉर्म्स क्या क्या किया जाएंगे इसमें कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, शहरी निकाय जो हैं आपके, उनको क्या है कि वित्तीय स्ट्रेंथनिंग किया जाए। मतलब उनके पास पैसे वैसे आए, ठीक भाई, लोन ले रहे हैं ना इन्हीं के लिए, और वो पैसे का ये लोग यूज़ कर सके पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम बन जाए, ठीक। इकोनॉमिकली जो है उनको फिर से नागरिक अवसंरचना का निर्माण करने में भी सक्षम हो जाए, यानी कि रेजुवेनेट हो जाए, ठीक है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। और रिफॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बताया है कि स्टेट जो भी करना चाह रहा है वो नोटिफाई करेगा, अधिसूचित करेगा कि किस तरीके से। और 3 चीज़ें इसमें दिखेगा कि फ्लोर रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स को ये लोग बताएं कि भैया क्या है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी है 100 रुपये से कम नहीं होगी, या फिर उसका फ्लोर रेट है वो, कि प्रॉपर्टी पे किस तरीके से टैक्स लगेगा, ठीक। और मतलब सर्किल रेट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा फ्लोर रेट क्या है कि जो भी यूज़र चार्जेस हैं किस चीज़ में, जैसे कि वाटर यूज़ कर रहा है वहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में, ठीक, ड्रेनेज, सीवरेज, नाली वैसा साफ करने का, तो जो भी है इसके लिए यूज़र चार्जेस के भी फ्लो रेट होने चाहिए कि भैया 2 रुपये या फिर कुछ होगा ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है तीसरी चीज़ क्या है कि ये स्टेट को, राज्यों को एक पीरियोडिकली फ्लो रेट जो हुए थे आपके, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड और यूजर चार्जेस से रिलेटेड, इनमें भी इंक्रीज़ करना चाहिए, जिस तरह हिसाब से जो है आपका महंगाई बढ़ रही है, ठीक। तो ये 3 चीज़ों में सुधार करना है। जिसने सुधार जो करता जा रहा है उसको क्या है कि अपने जो भी उस स्टेट का सकल घरेलू जो है स्टेट का प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसका 2% तक जो है वो और ऋण यानी कि बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक, कोविड-19 से निपटने के लिए।
4 सिटीजन सेंट्रिक जो है एंटीफाइड रिफॉर्म्स क्या हैं कि एक तो वन नेशन वन राशन कार्ड होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म होना चाहिए, अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म होना चाहिए, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक, इसमें देखो अब इस समय देखा जाए तो राजस्थान को सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है बोरोइंग करने का, मणिपुर को सबसे कम। ठीक है, इन 5 राज्यों में से। अब देखिए भारत न्याय रिपोर्ट यानी कि जस्टिस रिपोर्ट आ गई है 2020 की। इसमें ये बताया गया है कि ये सेकंड एनुअल सर्वे है किस पर, कि पुलिस पे, जेल पर, प्रिजन पर, जुडिशरी पर, लीगल एड, ठीक है, कानूनी सहायता इंडिया। ये रिपोर्ट कब आई है? 28 जनवरी 2021 को। इसमें बताया गया कि बिहार जो है 25 राज्यों में अगर देखा है तो बिहार वो ऐसा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में भर्ती किया है। ठीक, ये वाली बात है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल से फैक्ट्स हैं, आप इसको जो है आराम से बस इसको पढ़ सकते हैं। इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ रिपोर्ट के बारे में। देखिए इसमें यह है कि रिपोर्ट ने एनालाइज किया है जो एक्सपेंडिचर है, जो कि रिक्तियाँ हैं, फिर वैकेंसी हैं, जो प्रतिनिधित्व है व्यूमन का और एससी का, एसटी का, अदर ओबीसी का अक्रॉस लार्ज 18 एंड मिड साइज स्टेट्स विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ एंड 8 स्मॉलर स्टेट्स। ठीक, तो टोटल मिला के 26 स्टेट्स में इसको देखा गया है कि किस तरीके रिपोर्ट में ये विश्लेषण किया है कि किस तरीके से जो है वैक्सी कितनी रिक्तियां हैं, कितना वीमेन का प्रतिनिधित्व है किसमें, पुलिस फोर्स और इन सब चीज़ों में। ठीक, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने किया बहुत सारे लोग हैं इसमें, टाटा ट्रस्ट हो गया, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस हो गया, कॉमन कॉज हो गया, ठीक, CHRI हो गया, दक्ष टाटा इंस्टीट्यूट टेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई एक नहीं, ध्यान देख लेना सारी चीज़ें। ठीक, इसमें फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि बिहार ने सबसे ज़्यादा जो है पुलिस फोर्स में उसमें भर्तियाँ किया गया है। ठीक, तमिलनाडु उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। और लेकिन बिहार में देखा गया है ओनली स्टेट टू हैव 20%, 20% से ज़्यादा वीमेन जो है पुलिस फोर्स में है, और वीमेन अकाउंट ओनली 6.1% इन द ऑफिसर कैटेगरी। ठीक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ अकेला बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वीमेन वैसे तो 20% ज़्यादा है पुलिस फोर्स में, लेकिन जो है 6.1% जो है ऑफिसर रैंक में। ये वाली चीज़ है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जो वीमेन का परसेंटेज है पब्लिक ऑफिसर जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है, 25% के आसपास है, फिर मिजोरम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है बीइंग द ओनली अदर स्टेट मीट द डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल। कई सारे डाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो कर्नाटका ओनली स्टेट है जिसमें कोटा है आपका SC ST OBC सबका, मतलब सबका प्रतिनिधित्व है। सिंपल सी बात है ये। ठीक, सिक्किम जो है, सिक्किम मतलब लिस्ट को टॉप करता है जिसमें 33.3% वीमेन है। ठीक है, और इसमें सिक्किम हाई कोर्ट में देखा जाए तो हैज़ जस्ट 3 जजेस, मीनाक्षी मदन राय बीइंग द लोन वीमेन जज। तो सिंपल ये बता रहा है कि देखो सिक्किम में जो है 33% तक वीमेन तो हैं, लेकिन जजेस के मामले में देखा जाए तो उससे बहुत ही कम जज हैं, और जस्टिस जो मीनाक्षी मदन राय जो है एक अकेली जो है वीमेन जज है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 29% जजेस हैं हाई कोर्ट में अक्रॉस द कंट्री एंड वीमेन, बट नो स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम हैज़ ओवर 20% वीमेन जजेस। ठीक, ये वाली बात है। 4 स्टेट जो है मेघालय जिसमें कोई भी वीमेन जज नहीं है उनके हाई कोर्ट में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय। आगे ये कह रहा है कि भले ही वीमेन का जो है लो फिगर हो लेकिन फिर भी जो है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन कम ही बढ़ा है। किसमें? पुलिस में, प्रिजन में, जुडिशरी में। वीमेन अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ ऑल पुलिस पर्सनल, अब फ्रॉम पहले 7 था 2017 में, अब 10% हो गया। ठीक, महाराष्ट्र जो है अभी भी टॉप स्पॉट पे है डिलीवरी ऑफ जस्टिस टू पीपल अमंग 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट्स में, फॉलोड बाई, मतलब महाराष्ट्र में सबसे अच्छा जो है डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो रहा है, न्याय दिया जा रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी से। यूपीएससी ने 2020 के एग्जामिनेशन में साइबर इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा है तो यूपीएससी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी होती है उनके बारे में बड़ा इंटरेस्टेड रहता है। एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। ठीक, किसने बनाया है? IRDAI ने बनाया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा है कि कुछ डिटेल्ड रेगुलेशन होना चाहिए साइबर इशू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे वो क्या है कि कमेटी बनाई है जो इसने IRDAI ने, उसके हेड कौन है? साइबर इंश्योरेंस लाइबिलिटी इंश्योरेंस
पी उमेश नाम के हैं, ठीक है, पी उमेश। ईपीएफओ में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसे। साइबर इशू क्या है कि साइलेंट साइबर इज द अननोन एक्सपोजर ऑफ एन इन एन इंश्योरर पॉलिसी क्रिएटेड बाय साइबर पैरल विच हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड। यहाँ कह रहा है कि साइलेंट साइबर एक बीमाकर्ता के पोर्टफोलियो में एक अज्ञात जोखिम है जो एक साइबर खतरों के विशिष्ट उद्देश्य से बनाया बनाया गया है और इसे स्पष्ट रूप से पूर्व में शामिल नहीं किया गया था। ठीक, अब मतलब साइबर इशू को पहले लोग मानते नहीं थे कि इशू है, अब धीरे धीरे इशू बन रहा है और इसको जो है काफ़ी जो है बीमा वीमा होने लग गया है। और ये अनइंटेंडेड नॉन अफर्मेटिव साइबर कवरेज देता है। ये हर क्लास के लिए होता है इंश्योरेंस का, और जिसमें कोई बाउंड्री वाउंड्री नहीं है, किसी भी कारण हो सकता है। मतलब एक साइबर इंसिडेंट को जोड़ के देखा है तो आपका जो है जो भी जिस तरीके का भी आपका बीमा हो, तो उसमें साइबर जो है वो आप देख रहे हो ना, हर चीज़ तो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो साइबर इंश्योरेंस जितने भी आपके बीमाओं हैं सबको जो है सबके थ्रू, मतलब उनमें सब में कहीं ना कहीं जो है साइबर का रिस्क जरूर होगा, ये कहने की बात है। ठीक, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, बैंकिंग सेक्टर इन सब में साइलेंट साइबर रिस्क सब जगह आ रहा है। और साइबर इवेंट जो होता है उसमें लॉसेस हो सकते हैं किसी कई तरीके के इंश्योरेंस से, जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, बिजनेस, ठीक, वही सारी चीज़ें बताइए कि टेक्नो मतलब साइबर हर जगह है। और साइबर साइबर रिस्क जो है आपका डेबिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन सब जगह होता है। और जो साइबर अटैक किस किस तरीके के हो सकते हैं कि फ़िशिंग, फ़िशिंग में क्या होता है कि आपका दोस्त या फिर सगा संबंधी कोई बन के, लेकिन वो दूसरा होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे विकास तोमर है, ठीक, तो उसमें क्या करेगा कि वो जो है आपका एक दो के लगा देगा, या फिर विकास तोमर @ करके है, ठीक, तो विकास तोमर डॉट फिर उसके बाद @gmail.com कर देगा। ठीक, तो डॉट जो आप देख नहीं पाओगे, आपको लगेगा कि मैं ही आपको वो कर रहा हूँ। और जो है फिर फिशिंग, इसी को फिशिंग कहते हैं कि आप पहचान ना पाओ। मॉलवेयर, मालवेयर स्पाईवेयर होता है, क्रेडेंशियल स्टफिंग, ठीक, डिवाइस और डील डाटा स्टील कर लेते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है। ठीक, सिम सिम को स्वैप कर लेते हैं, जैसे आपका एयरटेल का आपका सिम है, ठीक, तो उसको स्वैप कर लेंगे। ठीक, एक क्लोन सिम बना लेंगे और उसके थ्रू जो भी OTP ला के, जैसे आजकल क्या होता है बैंक में कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो OTP देते हो ना, उससे हो जाता है। तो वो क्या करेंगे कि आपके सिम का क्लोन बना लेंगे, OTP उनके पास आएगा, वहाँ से वो लोग जो है पैसे का ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत खेल है दुनिया में। ठीक, कार्ड क्लोनर हो गए, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव कई सारे लिए हैं। ये क्या रहे हैं, देखिए आपका IT एक्ट 2000 में बनाया गया है। ठीक, इस IT एक्ट से रिलेटेड एक कौन सा इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस है, श्रेया सिंगल। और साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया, NCERT इन होता है। आपका साइबर पॉलिसी 2013 में आई थी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, उसमें जो है सर्ट इनको बनाया गया है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हो गया, और ISEA हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक, आगे जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि कोविड-19 में प्रदर्शन किस तरीके से किया गया, उसकी रैंकिंग बनाई गई है। तो अब देखिए एक संदर्भ क्या है, अकॉर्डिंग टू कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स पुट टुगेदर बाय द लोई इंस्टीट्यूट, एक है किसका, ये एक थिंक टैंक है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। उसने एक बताया है, अटेम्प्ट किया है टू एसेट्स द इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफी, पॉलिटी, सिस्टम, इकोनॉमिक, मतलब कि भूगोल के उसमें, आपका राजनीतिक उसमें, आर्थिक डेवलपमेंट में, मतलब क्या किस तरीके से आउटकम आए हैं, उनको एसेस करने की कोशिश करी है लोई इंस्टीट्यूट में। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है, ये ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के परफॉर्मेंस को देख रहा है ये, और इसमें सबसे ऊपर किसको दिया है रैंकिंग, न्यूजीलैंड को दिया है। उसके बाद वियतनाम है। ठीक, इंडिया को काफ़ी ख़राब रैंकिंग दी है, ये वाली बात है कि अच्छी तरीके से इन्होंने निपटा नहीं है। ठीक, 98 कंट्रीज़ का किया गया था इसमें असेसमेंट, और 36 वीक का जो किया गया, जब तक जब उनका जो है 100वां केस नहीं आ गया, ठीक है, किसी कंट्री में। ठीक, तो ऐसे 98 कंट्री लिए गए। अच्छा देखो, इसमें चाइना कहीं पे भी नहीं है इसकी रैंकिंग, क्यों, क्योंकि चाइना ने कोई डेटा देता ही नहीं है। वो जो पब्लिक में डेटा अवेलेबल है, ऐसे 98 कंट्रीज़ में जब तक उनका 100th केस नहीं हो गया, तब तक जो है उन्होंने 36 वीक तक मॉनिटर किया गया, और उसके हिसाब से हर 98 कंट्रीज़ की रैंकिंग निकाली गई है। ठीक, कि कैसे मतलब क्या कितने केसेस आए, कितने डेथ हुए पर मिलियन में, ये सारी बात है। ठीक, लोई वो वाली चीज़ है, ये क्या नाम था इसका, लोई इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम ध्यान रखना, मे भी पूछ सकता है।
और इंडिया जो है को रैंकिंग जो 98 में से 86वीं दी गई है, जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा कहा है कि ये पता नहीं कुछ भी बना देते हैं। और यूएस जो है उसको 94 नंबर पर रखा गया है। और जो आपका ब्राज़ील जो है वो बॉटम पे है। आपका इंडिया की काफ़ी ख़राब रैंकिंग है इसमें। ताइवान, थाईलैंड, साइप्रस वर टॉप 5 में। श्रीलंका बेस्ट फेयरिंग नेशन है साउथ एशिया में, रैंकिंग इसकी 10 है। पाकिस्तान भी आप देखो 69 है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे। नेपाल 70 है, बांग्लादेश 84 है, मालदीव्स भी जो है 25 है। मतलब हम अपने उसमें जो है साउथ एशिया में देखा जाए तो बहुत ही। साउथ एशिया में कौन कौन कंट्रीज़ है, क्या ट्रिक है उसको याद करने की, BBIN मैप्स। ये सार्क कंट्रीज़ जो हैं उनसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, आपका म्यांमार, नहीं सॉरी, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक। और चाइना इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो डेटा ही नहीं देता है। आपका ये लोई इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। फ्रैंक लोई जो थे उन्होंने चालू किया। थिंक टैंक है, जैसे कि नीति आयोग जो है भारत में एक थिंक टैंक है, वैसे ये भी एक थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। राजनीतिक रणनीतिक इकोनॉमिक इश्यूज़ में करता है। ठीक है, इसी तरीके से आज हम पहुंच गए अपने फेवरेट पार्ट पे, जिसका नाम होता है कॉमन IAS कला उत्सव से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बताया गया, बताना है। ठीक। हाल ही में कला उत्सव 2020 शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक समारोह शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आयोजित किया गया। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत, बताइए। ठीक। उसका अगला स्टेटमेंट यह है कि मोदी जी ने 21 जनवरी को कला उत्सव के समापन समारोह का संबोधन किया। सही है कि गलत है, बताइए। कला उत्सव का उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करना है, यानी कि माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्टेज पे। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बताइए। और यहाँ पे देखिए पूछा गया था फॉल्स, तो फॉल्स जो है मोदी जी वाला है, मोदी जी ने नहीं किया है, ये आपका निशंक जी ने किया, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक। और इसमें यही है कि कला उत्सव जो है 2020 में लॉन्च किया गया 10 जनवरी को, मतलब लॉन्च ऑनलाइन। कला उत्सव 2020 10 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इसमें 35 टीम बनाई गई हैं और कई सारे KV संगठन, स्कूल और कई सारे स्टूडेंट इसमें आए थे। तो इसी तरीके से हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग हमारा ये सेशन अच्छा लगता है, करंट अफेयर, इसमें इंटरलिंकिंग एनालिसिस, वाई फैक्टर सब अच्छा लगता है, हमारे टॉपिक अच्छे लगते हैं, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप लोग कंप्लीट जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहते हैं कि एक साथ इसको मिल गया, उसमें किस तरीके से शेड्यूल बना के कैसे आगे बढ़ना है, बिल्कुल संगठित तरीके से अगर आपको आगे बढ़ना है, सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, पर्सनल गाइडेंस लेना है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530, 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग और एडमिशन ले सकते हैं। UPSC का तो आज से नया पेड ग्रुप जारी हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रेटेजिक फाउंडेशनल वीडियो में अलग से भी दूंगा। EPFO का भी 2020 का जो है पेड ग्रुप वहाँ चल रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर कल मिलेंगे हम लोग। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।